क्वेश्चन नंबर 10 वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, अगर आप देखेंगे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अब होता क्या है, सबसे पहली चीज जब अपन एनपीओ करते हैं तो एनपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि भाई आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का इस साल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस देना होता है, इस साल की बैलेंस शीट देनी होती है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर देना होता है, क्योंकि उनका जो बने हुआ होता है ना वो रिसिप्ट पेमेंट बने हुआ होता है। क्या बने हुआ होता है? रिसिप्ट पेमेंट। अब उनका रिसिप्ट पेमेंट बने हुआ है, हमें इस साल का हमें इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट देनी होती है। अब आप एक चीज समझ लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट क्या होती है? भाई इस साल के खर्चे रिकॉर्ड करो, इस साल की इनकम रिकॉर्ड करो। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी जमा पूंजी क्या है। जमा पूंजी बोले तो आपको किसी से लेना बाकी है, किसी को देना बाकी है, वो कोई भी साल के हो, इट रियली डज नॉट मैटर, बट यू हैव टू रिकॉर्ड इट दिस ईयर। यू हैव टू रिकॉर्ड इट कि अगर किसी का बाकी है तो लिखो, किसी को देना बाकी है तो लिखो, ठीक है। और वो कोई भी साल का हो, बैलेंस शीट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें दी है बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट है वो कौन से साल की है? कौन से साल की है? 17। और हमें किस कौन से साल की बनानी है? 18। अब देखिए मजेदार बात, सबसे पहले तो सम देख लीजिए, सरस्वती हाई स्कूल मतलब इसकी जो मेजर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो ट्यूशन फीस रहेगी। कभी कभी नाम सुन के भी हमें पता चल जाता है कि भाई ये ट्यूशन फीस रहेगी, यस और नो। अब ये समझ गया हमें। अब हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें सम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या बनाना है ये देख लीजिए। जनरली बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी है। ओपनिंग बैलेंस शीट बोले तो क्या बोला होता है? ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है। कौन से साल की है? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का मतलब क्या? देखिए, लास्ट ईयर तक 31 तारीख तक इनके पास 6,80,000 रुपए जमा थे, जो वो 680 इस साल आगे दे दिए जाएंगे, हाँ या ना? एंट्रेंस फीस थी 20,000 की, आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ लिखा नहीं। लास्ट ईयर इनके पास 5,000 और 8,000 रुपए जमा थे, लास्ट ईयर जमा थे। तो इस साल आप देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में आया ब्रॉट डाउन। तो हमेशा एक चीज याद रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट का ब्रॉट डाउन रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता। ओपनिंग बैलेंस शीट का ब्रॉट डाउन रिसिप्ट एंड, क्योंकि लास्ट ईयर पैसा था ना, था कि नहीं था पैसा? क्या लास्ट ईयर पैसा था कि नहीं? लास्ट ईयर पैसा था, जो इस साल इस्तेमाल करने में आएगा। जैसे रात को सोए थे 10,000 रुपए लेके, तो अगले दिन क्या 10,000 खर्चा कर सकते क्या? क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जब थे तो अभी भी है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर? लेबोरेटरी का सामान 31 मार्च को, 31 मार्च को मेरे पास लेबोरेटरी का सामान था, तो क्या इस साल 1 अप्रैल को मेरे पास वो लेबोरेटरी का सामान रहेगा क्या? क्या मेरे को साल के आखिरी में, इस साल के आखिरी में ये देखना पड़ेगा कि लेबोरेटरी के सामान में से मैंने कितना इस्तेमाल किया, क्या नहीं किया, हाँ या ना? क्या मेरे पास बिल्डिंग थी क्या लास्ट ईयर? क्या इस साल बिल्डिंग रहेंगी क्या? मेरे पास फर्नीचर था लास्ट ईयर, क्या इस साल रहेगा क्या? क्या मेरे पास बुक्स थी लास्ट ईयर, इस साल भी रहेंगे? ये मुझे लास्ट ईयर पैसा मिलने वाला था, इस साल मिल सकता है, मिलेगा ये कंफर्म नहीं है, मिल सकता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? एकदम इजी सम है। अब देखो मजेदार बात, लास्ट ईयर बोले तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर था, और ये साल कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 17-18 में आपको कितना मिल सकता था? सॉरी, 17-18 में आपको कितना लेना बाकी था? अब देखो 17-18 क्या लिखा है यहां पे, दिख रहा कुछ? 17-18 में 10,000 बाकी था, कितना बाकी है अभी भी? 2,000 बाकी है। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज व्हाट इट शोज, दिस इज व्हाट इट शोज। ठीक है, आपने और बुक्स परचेज करी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फर्नीचर और लिया, बहुत बढ़िया।
ट्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग, सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग 15, रेंट पेड इन एडवांस, ओके, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एंड 15%। आपको क्या बनाने को बोले भाई, क्या बनाने को बोला है? एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। क्या बोले भाई बनाने को? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट, यस और नो? चलो फटाफट चालू करते हैं, बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। फटाफट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाइए। अब देखो इधर मजा, कभी भी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से हम स्टार्ट करने का। कहां से स्टार्ट करने का? कैपिटल फंड कहां लिखेंगे? चलो जाओ लिखो इनर कॉलम में। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस नहीं, बैलेंस शीट की चीज है, जाओ सीधा सीधा। एंट्रेंस फीस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो कैपिटलाइज करना है या ऐसा कुछ बोले भाई क्या? नहीं है ना, चुपचाप एंट्रेंस फीस को जाके आउटर कॉलम में लिख देने का बैलेंस शीट। कैपिटल फंड के बाद में 3-4 लाइन छोड़नी पड़ती बेटा, कैपिटल फंड के बाद में 3-4 लाइनें छोड़नी पड़ती। क्यों छोड़नी पड़ती? कि भाई सरप्लस आएगा, फिर कोई और कैपिटल फंड से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट आ जाएंगी, तो एंट्रेंस फीस को लायबिलिटीज में डाल देंगे आप। एंट्रेंस फीस को कहां डालेंगे? आउटर कॉलम 4-5 लाइन छोड़ के, ओके। ये कैश इन हैंड, अब देखो ध्यान दीजिए, हाँ, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इसे कहां डालना है? गलत, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, जो ऑलरेडी वो डाल चुके, जो ऑलरेडी वो, तो हमें डालने की जरूरत, समझ में आ रहा? मतलब क्या हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट जाना चाहिए था, कहां जाना चाहिए था? रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये सॉरी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहां जाना चाहिए था? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ये या तो हम डालते थे या तो वो लोग डालेंगे, उन्होंने अपने को डाले हुआ दे दिया। चेक हुआ क्या, सही में डाला क्या उन्होंने? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार। ये गया, ये 5,000, 8,000, 5,000, 8,000, कोई प्रॉब्लम? ओके। लेबोरेटरी असेट में इनर कॉलम, लेबोरेटरी असेट में इनर कॉलम। अच्छा, लेबोरेटरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट? पक्का? श्योर? डालो फिर आउटर में, सॉरी फिर इनर में नहीं डालना। अरे ठीक है, गलती होती है यार, तुमसे बहुत बार होती, मेरे से इस बार हो गई। बिल्डिंग 100% एडजस्टमेंट है, उससे तो नहीं है, कोई बात नहीं, तो आउटर में डालो फिर। 100% गलत हो गया अपना। और तिवारी जी, सिस्टर आई हुई है तुम्हारी? अभी क्या है, वो भाग्य लक्ष्मी में चक्कर बहुत है मेरे में। तुम शादी में जाती हो बच्चे बच्चे को लेके? और कल वो छोटे बच्चे को खिला रही थी तू, कोई तो भी वो, मैंने गलत बोला क्या फिर? फर्नीचर इनर आउटर, तो डालो इनर में। बुक्स, बुक्स इनर डाल दिया बेटा। फर्नीचर से रिलेटेड 2-3 एडजस्टमेंट है, तो आपको कम से कम 2-3 लाइन छोड़नी पड़ेंगी। फर्नीचर से रिलेटेड अपनी सबसे बड़ी गलती क्या हुई, सम चालू करने से पहले अपन ने एडजस्टमेंट मार्क नहीं किए, जो अपन हर बार करते थे। जो ठीक है, फर्नीचर से रिलेटेड अगर मैंने नहीं किया रहता तो मेरे को कैसे मालूम कि फर्नीचर से रिलेटेड 2-3 एडजस्टमेंट? बोले इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपको, तो आंसर भी लर्न हो गया होगा।
फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, 2-3 लाइन छोड़िए। बुक्स 22,000, 2-3 लाइन छोड़िए, उससे रिलेटेड भी 3 एडजस्टमेंट है, परचेज भी है बुक्स और डेप्रिशिएट भी है। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, समझो रिसीवेबल है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है। असेट में जाके इनर कॉलम में लिखिए, पर लिखते समय क्या करेंगे, देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी अपन सीख रहे हैं इसके लिए बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में असेट साइड है, हाँ या ना। ट्यूशन फीस रिसीवेबल 2017-18 10,000 इनर कॉलम। क्या किया मैंने, 10,000 इनर कॉलम, पर इनर कॉलम के साथ मैंने क्या लिखा, साल क्यों लिखा, समझ में आना चाहिए कि कौन से साल का था। मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट को इस साल की बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिया पूरी चीजें। अब मेरे को बार बार पिछले साल की बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं, अब इस साल का सम चालू कर देते हैं। ट्यूशन फीस 17-18 कितने रुपए मिले 2017-18 के, लास्ट ईयर के कितने मिलने चाहिए थे, 10,000 मिलने चाहिए थे, कितने मिले, तो बाकी कितने बच गए। तो चुपचाप देखो, ये एक इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट हाथों हाथ, लेस रिसीव्ड दिस ईयर 8,000, लेस रिसीव्ड दिस ईयर 8,000, तो आउटर कॉलम में समझ में आया, आया ना। लास्ट ईयर का सर अगर पूरे पैसे मिल जाते थे, लेस रिसीव्ड दिस ईयर 10,000 डैश, इससे फायदा क्या होता था मालूम है, हमारी एडजस्टमेंट छूटने के चांसेस आर नेग्लिजिबल, एडजस्टमेंट छूटने के चांसेस आर नेग्लिजिबल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 18-19 कहां लिखूं, इनकम में जाइए, ट्यूशन फीस 1 लाख, इनर कॉलम है आउटर कॉलम, तो लिखो इनर कॉलम, फाइन कलेक्टेड, इनकम आउटर कॉलम, ट्यूशन फीस को कम से कम 4-5 लाइन, एडमिशन फीस इनर कॉलम आउटर कॉलम, आउटर में डालो, लिखा। नेक्स्ट टर्म फीस, इनकम इनर या आउटर, लिखो आउटर में, इनर या आउटर, आउटर में डोनेशन। देखिए एक चीज यहां दिमाग में बिठा लीजिए, व्हेन डोनेशन इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, देखिए यहां पे बोले हुआ है फॉर लाइब्रेरी, तो जब भी ये वर्ड यूज होता है इसका मतलब होता है इट इज फॉर, ये स्पेसिफिक पर्पस है, और जब भी स्पेसिफिक पर्पस मेंशन किया जाएगा उसे लायबिलिटी में लिखा जाएगा। तो लायबिलिटीज में जाके लिख दिए एंट्रेंस फीस के नीचे लिख दिया डोनेशन, यस और नो, ओके। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम में लिख दीजिए आउटर कॉलम, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम आउटर कॉलम, लिख दिया क्या। नेक्स्ट सैलरीज टू टीचर में एडजस्टमेंट है क्या, तो आउटर के इनर कॉलम एक्सपेंस में जाइए, सैलरीज टू टीचर्स इनर कॉलम, सैलरी टू टीचर
इनर कॉलम एक्सपेंडिचर, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, एडजस्टमेंट है क्या? पक्का? ओके, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, इनर कॉलम आउटर कॉलम, आउटर कॉलम में लिख दीजिए बुक्स, असेट्स में जाके ऐड करिए, पर ऐड करते समय एक दिन ध्यान दीजिए। अब यहां पे आपने ऑलरेडी बुक्स लिखे हुई है, कितनी अमाउंट है? 20, ऐड बुक्स, यहां पे डेट लिख दीजिए हाथों हाथ, कितना है? देखिए ऐसा क्यों बोल रहा हूं डेट लिखने के लिए, तो जब डिप्रिसिएशन निकालना होगा तो हमें एक चीज ये समझ में आएंगी कि ये जो बुक्स है ऊपर वाली, इस पे आपको फुल ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है, और ये जो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है, इसमें आपको 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना है। क्यों अलग अलग निकालना है? क्योंकि ये पूरे साल भर के लिए था और ये 3 महीने के लिए था। इसको डाउट है इसमें? एक, अरे दूसरा, हाँ इसको डाउट है? क्या डाउट है बेटा? ये कब खरीदा है? इस ईयर खरीदा है ना? आप मेरे को एक चीज बताओ, जब आपने खरीदा 1 जनवरी को है, तो आप पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन कैसे यूज कर सकते हैं? जो चीज आपने पूरे साल में सिर्फ 3 महीने के लिए इस्तेमाल की है, तो उस पर आप पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन निकाल सकते क्या? आपको उसके लिए सिर्फ 3 महीने का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। इसके लिए जितने साल में आप जितने महीनों के लिए इस्तेमाल करोगे उतने महीने का डिप्रिसिएशन। आपने ये देखिए, साल के पहले तारीख को ये आपके पास आ गया था बुक्स 22,000, तो आपने ये 22,000 कितने साल के लिए यूज किया? पूरे साल भर के लिए, तो इस पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन। और ये 15,000 आपने कितने महीनों के लिए यूज किया? 3 महीनों के लिए, तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन। समझ में आया? नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आउटर कॉलम, एनुअल गैदरिंग, एनुअल गैदरिंग, चलो एनुअल गैदरिंग हो गया। ऑफिस रेंट, इनर 16,000, रिपेयर्स आउटर 15,000, स्पोर्ट्स एक्सपेंस आउटर 5,000, फर्नीचर ऐड होगा, फर्नीचर में डेट लिख दो। अच्छा, ये फर्नीचर पे कितने साल का डिप्रिसिएशन लगेगा? अप्रैल मई जून, 3 महीने का छोड़ के 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। क्यों 9 महीने का? क्योंकि वो 1 जुलाई से हमने यूज किया है। अच्छा एक चीज समझो, अब ये क्या है? ये क्या है? ये वाला पार्ट, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये काय का क्लोजिंग बैलेंस है? रिसिप्ट एंड पेमेंट का। काय का? तो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्या करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलो अब एडजस्टमेंट मार्क करें। एडजस्टमेंट सॉल्व करें। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, एड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितनी? 5,000, तो टोटल बाहर चली गई 1,05,000। और बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएंगे और असेट साइड जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस पर साल लिखना जरूरी है। साल लिखना जरूरी है। कौन से साल है? 18-19। हमारी एक बिलवेड स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आया है, सर आपने ट्यूशन रिसीवेबल में ऐड क्यों नहीं किया? बेटा मैंने अलग अलग इसके लिए लिखा है क्योंकि मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए अगले साल मेरे को कौन से साल का पैसा मिला और कितना बाकी था लेना। अगर मैं दोनों भी अगर ऐड कर देता था तो मेरे को ये मालूम पड़ता था क्या 17-18 का कितना और 18-19 का कितना। इसके लिए मुझे अलग अलग लिखना जरूरी है।
तो मैंने आउटस्टैंडिंग कितना 5,000, साल कौन सा 18-19 लिख दिया बाहर। ओके, सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज में ऐड होगा एक्सपेंडिचर में, $15,000 और लायबिलिटीज में जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। पक्का कोई डिफिकल्टी नहीं है। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस बोले तो प्रीपेड रेंट होता है, यस और नो। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, एक डेबिट और एक रेंट पेड इन एडवांस, तो माइनस करो, रेंट में से माइनस करो। अब देखो, आप रेंट में से माइनस कर रहे हो मतलब कौन सा इफेक्ट दे रहे हो, मतलब आप डेबिट से माइनस कर रहे हो, मतलब डेबिट में से माइनस है मतलब आप क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हो, समझ में आ रहा है। दूसरा आपको डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा, तो आपको असेट में जाके लिखना पड़ेगा प्रीपेड रेंट। कहां लिखेंगे, प्रीपेड रेंट। डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट बताऊं कि बतानी पड़ेगी, आती ऊपर वाले पे साल भर का और नीचे वाले में जहां से डेट दिया है वहां से, ठीक है। फिर ये अगर एडजस्टमेंट हो गई तो अपना सम में कुछ बचा क्या, सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसका जो भी सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, कैपिटल को क्लोज करेंगे और उसका पैसा टोटल मार लेंगे। समझ में आया, चलो फटाफट क्लोज करो।